बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल इन्फो में खुशामदीद। अच्छे दिनों में वालिद साहब ने 2 मंजिला मकान बनवा लिया था। जब वो इस दुनिया में ना रहे तो ये 2 मंजिला मकान ही काम आया। हमने ऊपर की मंजिल किराए पर देने की ठानी। भाई नुसरत एक मेडिकल स्टोर पर मुलाजिम थे और इनकी तनख्वाह गुजर बसर को नाकाफी थी। अम्मी को भाई ने मशवरा दिया कि मैंने इमाम साहब को कह दिया है कि अगर कोई अच्छे लोग मिले तो हमारा मकान किराए पर दिलवा दें। तुमने ठीक कहा है बेटे, सारा दिन तो तुम स्टोर पर होते हो, किसी सूरत मुआश का मसला हल करना ही है। 2 हफ्ते गुजरे थे कि एक शाम जब नुसरत भाई घर में दाखिल हुए, वालदा ने इनको आवाज़ दी, बेटा थोड़ी देर के लिए इधर आना। इस वक्त मगरिब की अजान हो रही थी। भाई का मामूल था कि वो मगरिब के वक्त घर आ जाते थे और कपड़े बदल कर नमाज पढ़ने मस्जिद की राह लेते थे। नुसरत भाई ने अम्मी की आवाज़ पर लब्बैक कहा। कपड़े बदलने के बजाय वो अम्मी की तरफ आ गए। पूछा, जी अम्मी जान, आपने बुलाया, क्या कोई ख़ास बात है? हाँ बेटा, आज इमाम साहब के लड़के के साथ एक शख्स आया था। इस शख्स को किराए के लिए घर चाहिए, वो मगरिब के बाद आने का कह कर गया है। ठीक है अम्मी जान, मैं इमाम साहब से बात कर लूँगा। भाई नमाज पढ़ कर आए तो बताए ना, इस शख्स से मस्जिद में मुलाकात हो गई है जिसको किराए पर मकान चाहिए। ये इमाम साहब के बेटे के साथ पढ़ता था, इसका पुराना क्लास फेलो है। इमाम साहब ने कहा है कि मेरी इस शख्स से जान पहचान नहीं है, अलबत्ता मेरे बेटे का हम जमात रहा है। अगर आप लोगों को ठीक मालूम हो तो मामला तय कर लें, वरना कोई और किराएदार मिल जाएगा। तुमने फिर क्या फैसला किया नुसरत? अम्मी जान, मैंने बात की है, मुझे तो ये बंदा ठीक लगा है। मुख्तसर फैमिली मैंने किराए पर मकान देने की हामी भर ली है। कल ये लोग एडवांस देकर सामान ले आएंगे, आपको सही लगे तो एडवांस लेकर इनको घर की चाबी हवाले कर देना। अगले दिन भाई नुसरत ड्यूटी पर गए हुए थे। जमाल अहमद नामी शख्स आया, बताया कि मैं आपका घर देखना चाहता हूँ, कल आपके बेटे से बात हुई थी। अम्मी ने ऊपर की मंजिल पर बना हुआ पोर्शन दिखाया। इन्होंने घर पसंद कर लिया और एडवांस की रकम दे गया। सामान 1-2 रोज बाद लाने को कहा। 3 रोज बाद ये किराएदार सामान ले आया। कुल 3 अफराद थे, मियाँ बीवी और एक लड़की जो 11 साल की थी। इन्होंने मकान की सफाई करवाई और सामान शिफ्ट कर लिया। जमाल नौजवान आदमी था, बीवी भी जवान थी। जमाल की बीवी का नाम अर्जुमन बानो था। जल्द हमसे घुल मिल गई। मुझे बहन नुसरत, भाई को भाईजान और अम्मी को माँ जान कहती थी। इस तरह इसने हमारे रिश्ते बना लिए। अम्मी एक बेटी की तरह इसको चाहती थी। वो बहुत बाअदब और ताबेदार किस्म की लड़की थी। भाईजान से तो जमाल अहमद की हफ्ते में एक बार सिर्फ छुट्टी के दिन मुलाकात होती थी। एक दिन बातों बातों में इंकशाफ हुआ कि जमाल ने शादी अपने वालिदैन से छुप कर की थी। अब इसकी ख्वाहिश थी कि बगैर किसी लड़ाई झगड़े के इसके वालिदैन अर्जुमन बानो को अपनी बहू तस्लीम कर लें और अपने घर ले जाएं। इनकी ख्वाहिश जाहिर की। नुसरत भाई, आप और आपके अम्मी जान दरमियान में पढ़कर मेरे वालिदैन से हमारा मिलाप करवा दें। अम्मी जान से बात करता हूँ, भाई ने जमाल को जवाब दिया। अम्मी से इन्होंने बात की तो वालदा ने समझाया कि बेटा, ऐसे मामलात नाजुक होते हैं, हमारा इन लोगों से कोई नाता वास्ता जान पहचान नहीं है। जमाल के माँ बाप भला हमारी क्यों सुनेंगे? नुसरत भाई नेक दिल और सीधे साधे, हर एक से हमदर्दी करने वाले थे। अम्मी को समझाने लगे कि कोशिश करने में क्या हर्ज है, ये हमारे कुछ नहीं किराएदार तो हैं और किराएदारों का भी मालिक मकान पर एक समाजी बंधन कायम हो जाता है। अगर वो ना माने तो ना सही, नेकी के काम में कदम उठाने में तो कोई हर्ज नहीं है। तब वालदा बोली कि ठीक है, लेकिन जमाल अहमद से कहो कि पहले वो जाकर माँ बाप की मूड मिजाज को देख आए, वहाँ के हालात का अंदाज़ा कर ले, तो ही हम इसके साथ जाएंगे। जिस दिन ये तय पाया, इससे अगले दिन जमाल अपने गांव चला गया। जाते हुए कह गया कि 2-4 दिन में लौट आऊँगा। 11 दिन गुजर गए, वो ना लौटा। इस दौरान जमाल की बीवी अर्जुमन बानो के माँ बाप बेटी से मिलने आए। वो लोग 3 रोज रहकर चले गए। अपनी छोटी लड़की जो बहन के साथ रह रही थी, इसको भी ले गए। अब अर्जुमन बानो अकेली रह गई। खर्चा भी इसके पास खत्म हो गया। बहुत परेशान थी। अम्मी जान बार बार तसल्ली दे रही थी, मगर वो यही कहती कि अगर जमाल ना आया तो मैं क्या करूँगी, आप लोगों का किराया भी कहाँ से दूंगी। इसकी तुम फिक्र मत करो, हम तुमसे नहीं मांगेंगे और जमाल भी आ ही जाएगा। कोई मजबूरी आ गई होगी, वालदैन के पास गया है, किसी दुश्मन के पास तो नहीं गया। क्यों तुम इस कदर घबरा रही हो? अम्मी ने अर्जुमन बानो को तसल्ली दी, लेकिन इसकी घबराहट और बेचैनी में कमी ना आई। बोली, वो ना आए तो मैं जान दे दूंगी अम्मी जान, मगर मैं लौट कर नहीं जाऊंगी। इसकी परेशानी देखकर अम्मी जान ने नुसरत भाई से कहा, बेटा बानो बहुत परेशान है, तुम जाओ, जाकर जमाल का पता कराओ, वो ऊपर अकेले रहने से घबराती है। दूसरी सुबह भाई की छुट्टी थी। वो सुबह ही बेदार होकर जमाल के गांव रवाना हो गए।
दोपहर को भाई फाजिलपुर पहुंचे। अड्डे पर ही जमाल मिल गया। भाई ने पूछा, तुम क्यों नहीं आ रहे हो? तुम्हारी बेगम वहाँ बहुत परेशान है, तभी अम्मी ने इधर तुमको वापस लाने को भेजा है। तुम्हारा पता करो, कुछ ऐसा मसला हो गया है कि मुझे इधर ठहरना पड़ा है। जमाल ने कहा, दरअसल मेरे कज़न का एक दोस्त जो खुशहाल घराने से है, इसकी दोस्ती किसी लड़की से थी। इन दिनों दोनों को लड़की के घर वालों ने किसी जगह धर लिया और केस दर्ज करा दिया। इन्होंने मेरे कज़न के साथ मेरा नाम भी केस में लिखवा दिया कि हम इसके लड़के के साथ मिले हुए थे, जबकि इन लड़की को वर्गलाया है। अगवा के पर्चे में मेरा नाम अगवा करने वाले लड़के के दोस्तों में आ गया है। बड़ी मुश्किल से अब मेरा नाम तो निकल गया है, मगर इस बाइस इन लोगों से दुश्मनी पड़ गई है। इस वजह से हम छुपते फिर रहे हैं। अगर तुम एक मेहरबानी करो, यहाँ फिलहाल मेरी और अर्जुमन की शादी के बारे में किसी से कोई बात न करना। मैं 2-4 दिन में आ जाऊँगा। मेरी बीवी को तसल्ली देना और ये कुछ रकम जेब में है, ये भी इसको दे देना। मकान का किराया मैं अदा कर दूँगा। भाई नुसरत को भी लौटने की जल्दी थी। थोड़ी देर बाद वो अड्डे से ही मुल्तान आने वाली लाड़ी में बैठ गए। भाईजान रात 1 बजे पहुंचे। सुबह रकम इसके हवाले की और कहा कि अर्जुमन को तसल्ली दें, ये रकम भी दे दें कि जमाल ने खर्चे के लिए भिजवाई है। कहना कि तसल्ली रखे, जमाल 2-4 दिनों में आ जाएगा। शाम को अर्जुमन बानो खुद भाईजान के पास आई कि इसकी तसल्ली ना हो पा रही थी। नुसरत भैया ने कहा, बहन अर्जुमन बानो, तसल्ली रखो, मैं जमाल से मिलकर आ रहा हूँ, वो जल्द आने वाला है। गांव में ऐसा कुछ वाक़या हो गया है कि इसको रुकना पड़ गया है। 2 रोज़ बाद जमाल लौट आया तो हम सबको इत्मीनान हुआ। जमाल को आए हफ्ता भी ना हुआ था कि एक मोहल्लेदार भाई के पास आया। कहा कि आपके कुछ मेहमान आए हैं और आपका मकान तलाश कर रहे हैं, मैं इनको ले आया हूँ। भाईजान स्टोर से बाहर आ गए, जहाँ सामने टैक्सी रुकी हुई थी। भाई ने इनमें बैठे लोगों से बात की, पूछा, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? इन्होंने कहा कि जमाल ने आपका अता पता दिया है, हम इसके बहन भाई हैं। भाई ने कहा, अच्छा, अगर आपने मेरा पता इसको दे दिया है तो फिर तशरीफ़ ले आएँ। मेरी वालदा घर में ही है, मैं थोड़ी देर में स्टोर के मालिक से छुट्टी लेकर पहुंच जाऊंगा। नुसरत भाई को मगर बातों में मगन थे कि अजीब आदमी है। खुद मना किया था कि मेरे रिश्तेदारों को ना बताना और खुद ही मेरे घर का पता भी बता दिया कि जहाँ इसकी बीवी अर्जुमन बानो भी रहती है। बहरहाल शाम को भाईजान छुट्टी लेकर आ गए। अम्मी जान ने बताया कि मेहमान तो चले गए, मगर इनके जाने के बाद जमाल और इसकी बीवी भी हमसे लड़कर चले गए हैं। जहाँ मैंने मुझसे कहा कि तुम्हारे बेटे ने मेरा राज अफशा करके मेरे साथ बड़ी दुश्मनी कर ली है, मेरे खानदान वालों को बुलवा कर अब मेरा कत्ल कराना चाहता है। ये सुनकर भाईजान तो हैरत में डूब गए कि ये क्या माजरा है। अम्मी ने बताया कि वो हफ्ते बाद अपना सामान उठाकर ले जाने का कहकर गए हैं। वो रात गुजर गई। सुबह नाश्ता करने के बाद भाई स्टोर पर जाने को तैयार हो रहे थे कि दर पर दस्तक हुई। दर खुला तो बुर्का पोश औरतें बड़ी तेजी से आईं और सीधी अम्मी जान की तरफ चली गईं। थोड़ी देर बाद जोर जोर से रोने की आवाज़ें आने लगीं। ये औरतें कह रही थी, जमाल ने बड़ा धोखा किया है, पहले इसने मंगनी खाला की बेटी से की, अब छुप कर शादी रचा ली। हम खानदान में क्या मुंह दिखाएंगे, भांजी के सामने किस मुंह से जाएंगे? आपके घर हमारा बेटा रहता है तो इस बार हम इसे आपको मिलवा दें। नुसरत भाई ने जमाल की माँ को तसल्ली दी कि खाला जान, आप परेशान ना हो, जब इसने मकान किराए पर लिया है तो किसी को इल्म ना था। इसे शादी वालिदैन की मर्जी से नहीं की है और ना मुझे इसके दोस्त को कि जिसने मकान दिलवाया। हम इसके इस अमल में शामिल नहीं हैं। आप हफ्ते बाद आ जाएं, वो अपना सामान उठाने आएगा, आप इससे मिल लेना। जमाल की माँ इस पर बोली, ये सामान मैं लेकर जाऊंगी, ये मेरे बेटे का सामान है, इस पर सिर्फ मेरा हक बनता है। अम्मी जान ने सामान ना उठाने दिया। कहा कि बहन, जब तक जमाल ना आ जाए मैं सामान किसी के हवाले नहीं करूंगी, ये इसकी अमानत है, वही लेकर जाएगा। वो खातून खफा होकर चली गई। दूसरे दिन जमाल की माँ के हमरा इसके वालिद भी आ गए। वो ऊंचा ऊंचा बोलने लगे। ये इतवार का दिन था और भाई घर पर थे। नुसरत भाई इस बुजुर्ग के सामने मुजरिम की तरह नजर आ रहे थे। वो अदब की वजह से चुप थे, मगर बड़े मियाँ गरज रहे थे कि मेरे बेटे का सामान है, मेरे हवाले कर दो, हम इसकी हर शय के हकदार हैं। ठीक है, लेकिन जब तक जमाल या इसकी बीवी ना आ जाए सामान हवाले नहीं कर सकता। वो आएगा तो आप इसका जवाब दूंगा आपको। इस पर वो और गुस्सा होने लगे और जेब से खत निकाल कर दिखाया कि देखो, जमाल ने खत मुझे खुद दिया है कि तुम्हारे पास भेजा है। खत में लिखा था, अब्बा जान माफ़ कर दीजिए, अर्जुमन बानो मेरी बीवी नहीं है और ना मैंने इसके साथ निकाह किया है। इसके साथ कैसे निकाह हो सकता है, जबकि इसका तो पहले से निकाह किसी के साथ है। ये औरत ज़बरदस्ती मेरे गले पड़ गई है, यूँ समझ ले मेरा इसके साथ कोई वास्ता नहीं है। आप मेरा ख़त नुसरत साहब को दिखा देंगे तो वो आपको सामान उठाने देंगे।
नुसरत भैया ने वो खत पढ़कर बड़े मियाँ को पकड़ा दिया और कहा कि मैं ऐसे रुके को नहीं मानता। जब तक खुद जमाल ना आएगा मैं किसी को अपने किराएदार की किसी शय को हाथ नहीं लगाने दूंगा। वो लोग तो गरजते बड़कते चले गए, लेकिन हम सोचते रह गए कि अगर ये खत वाकई जमाल का तहरीर करदा है तो क्या कोई सम्मान की खातिर इतना गिर सकता है कि बीवी को बीवी मानने से इनकार कर दे। हफ्ते बाद अर्जुमंद बानो अपनी बहन के साथ आ गई। अम्मी इस पर खफा होने लगी कि तुम अजीब लोग हो, हमको ख्वामख्वाह मुसीबत में फंसा दिया है। तब वो रोने लगी, बोली मैं सारी बात आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैं आपको सगी माँ की जगह और नुसरत को दिल से भाई मानती हूँ। तब इसने बताया कि मैं छोटी सी थी, माँ फोत हो गई और बाप ने दूसरी शादी कर ली। इस औरत ने मुझे बहुत सताया। 11 साल की उम्र में मेरी शादी मनान नामी शख्स से कर दी गई। शादी के एवज इसने मनान से अच्छी खासी रकम ली। तभी इस शख्स ने मुझे बीवी नहीं एक जर खरीद लौंडी समझ लिया। 4 साल तक मैं मनान की हकारत में सलूक का निशाना बनती रही। माँ कभी कभी आ जाती थी। जब मैंने एक बच्ची को जन्म दिया, माँ की आमदोरफ्त ज़्यादा हो गई और शोहर की बदसलूकी देखकर मुझसे हमदर्दी करने लगी। कहती मुझे क्या खबर ये इतने जालिम इंसान हैं, तुम पर इतने सितम तोड़ेगा। जानती तो है किसने कभी तुझसे शादी न करती। बाप तेरा मर गया है, वरना वो इसको मजा चखा देता। इस तरह मुझे जमाने की सताई को माँ ने बरगलाया, मेरे शोहर को रकम लौटा दी और मुझे घर ले आई। चंद दिन खूब आवभगत की और ख्याल रखा। मैंने भी पहली बार सुख का सांस लिया, लेकिन इसके बाद अब जब इनके मकासद का इल्म हुआ तो मैं शिशद रह गई। अब इल्म हुआ कि मेरी सौतेली माँ अच्छे चाल चलन की नहीं है। मुझे भी इसने अपने रास्ते लगाना चाहा। एक रोज घर में माँ थी जो गैर शख्स के साथ रहती थी और इसको अपना दूसरा शौहर जाहिर करती थी। इसी गैर शख्स के हवाले किया तो सब कुछ समझ में आ गया। इस रात किसी तरह मैं माँ के घर से इज्जत बचाकर निकल जाने में कामयाब हो गई, लेकिन भाग कर अब कहाँ जाती। बस अड्डे पर खड़ी थी कि जमाल पास आ गया। वो मुझे इधर उधर देखते थे, ताक रहा था। पूछा कहाँ जाना है। मैंने रोककर मुख्तसर अहवाल बता दिया। इसने तसल्ली दी और बोला कि मुझसे शादी करोगी तो मेरे साथ चलो। इस तरह मैं इसके साथ हो ली। वो शहर में मुलाजमत करता था और अपने दोस्त के पास रहता था। ये मुझे वहाँ ले आया और अपने दोस्त की फैमिली से मिलाया। दोस्त ने न जाने क्या कहा। अगले दिन एक फॉर्म में ले आया और कहा कि इस पर अंगूठा लगा दो, तुम्हारे पहले शौहर पर तनसीख निकाह का केस करना है और इसके बगैर तुम्हारी मुझसे शादी नहीं हो सकती। मुझे जमाल और इसको मैं पहली नज़र में अच्छे लगे थे, यानी हमारे दिलों ने एक दूसरे को कबूल तो लिया था, बस इसलिए मैंने अंगूठा लगा दिया। केस चला तब तक मैं जमाल की फैमिली के साथ रही। वो खुद गांव चला जाता, जब पेशी होती आ जाता। इस तरह केस के इख्तिताम तक चलता रहा। वो दिन भी आ गया कि केस का फैसला हो गया। मुझे अदालत से खुला मिल गई और फिर हमने निकाह कर लिया। मैंने इद्दत के दिन भी जमाल के दोस्त के घर गुजारे थे। ये लोग अच्छे थे, हमारी शादी में भी शरीक हुए थे, हमारे निकाह के गवाह हैं। अहम बात यह कि जमाल के दोस्त ने निकाह के वक्त मेरे मामू से रब्ता किया। वो भी निकाह में शरीक हुए थे। मेरे मामू सौतेली माँ के भाई थे, मगर ये अपनी बहन जैसे नहीं थे। ये अच्छे इंसान थे। इन्होंने मेरी अम्मी के साथ भी सुलह करवा दी थी ताकि मैं ससुराल में इज्जत पा सकूं। कहा कि इसने दूसरी शादी कर ली है, इज्जत की जिंदगी गुजार रही है। मेरी बच्ची वफात पा चुकी थी जो मेरी सौतेली माँ के पास थी। जब माँ ने बताया तो मुझे दुख हुआ, मगर मैं इसको अल्लाह की रजा मैंने जाना। निकाह के बाद जमाल ने घर किराए पर ले लिया और हम यहाँ आ गए। इसकी आप बीती सुनकर मुझे अम्मी जान और नुसरत भाई को दुख हुआ। हमने इसको माफ़ कर दिया। दोपहर को इसी दिन अचानक जमाल भाई के वालिदैन दोबारा हमारे घर आ गए। इनके साथ दूर रिश्तेदार मर्द भी थे जो जमाल का सामान उठाने आए थे। हैरत की बात थी कि इस पूरे किस्से का मरकजी किरदार जमाल अभी तक गायब था। जमाल के वालिद अर्जुमंद बानो पर गरजने लगे कि तुम ऐसी बाजारी औरतों का तो काम ही साहिब जायदाद लड़कों को फांसता है, मैं तुम कभी पुलिस के हवाले करता हूँ। बेचारी अर्जुमंद रो रही थी। पहले तो हम खामोशी से सुनते रहे, मगर अम्मी ना रह सकी। वो बोली, खान साहब हम आपको नहीं जानते, जिसका सामान है जब तक वो नहीं आएगा हम किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाने देंगे। मैंने ऊपर की मंजिल में जहाँ इनका सामान है ताला लगा दिया है और अब आप हमारा ताला तोड़ कर दिखाएं। हम भी पुलिस में रिपोर्ट कराएंगे। पहले आप बेटे को लाइए, फिर सामान उठाइए, इनके साथ आए। रिश्तेदार ने कहा है कि आप पुलिस को दरमियान में ना लाइए, हम शरीफों की तरह आपस में बातचीत से मामला तय कर लेते हैं। अगर ये औरत अपने निकाह का सबूत दे सकती है तो हम इसको बहू मान लेते हैं। अर्जुमन बोली, जहाँ जिस घर में मेरा निकाह हुआ था ये वहाँ चले, वो लोग मेरे निकाह के गवाह हैं। इसके सिवा कोई निकाह का सबूत मेरे पास मौजूद नहीं है। तब तो ये सब कुछ एक फ्रॉड है अर्जुमन बानो। जमाल के चचा ने कहा, अब इस सामान पर तेरा कोई हक नहीं है।
ہم حیران تھے کہ تھوڑے سے سامان کی خاطر یہ لوگ کس طرح انسانیت سے گری ہوئی باتیں کر رہے ہیں۔ رات تک سب کچھ طے نہ ہو سکا۔ بالآخر نصرت بھائی بولے، آپ سب لوگ رات کو یہاں سو جائیے، صبح میں ارجمن بانو کے بتائے پتے پر اس کے دوست کا گھر تلاش کرتا ہوں، اس سے شاید جمال کا پتہ معلوم ہو جائے۔ تب اس کے والد بولے، جمال میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ ہمارے سامنے آئے، وہ نہیں آئے گا۔ سمجھا بجھا کر امی اور بھائی نے ان کو راضی کیا اور بستر وغیرہ بھی اوپر کی منزل پر لگا دیے۔ ارجمن کو وہاں سونے کے لیے بھیج دیا کہ وہ ابھی تک ہمارے کرایہ دار تھی۔ بیٹھک میں جمال کے دونوں چچاؤں کے لیے بستر لگا دیے گئے، وہ وہاں چلے گئے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ارجمن نیچے آ گئی اور امی سے لپٹ کر رونے لگی۔ بولی، امی جان، میں جان چکی ہوں کہ جمال اب نہیں آئے گا کیونکہ اس کے والدین اس پر برہم ہیں، وہ شادی شدہ ہونے سے انکار نہ کر دے۔ آپ مجھے اپنے پاس رکھ لیں، میں لوٹ کر اپنی ماں کے گھر نہ جاؤں گی جہاں میرا سوتیلا باپ بھی اس کے ساتھ رہتا ہے۔ امی نے کہا، بانو حوصلہ رکھو، جمال ضرور آئے گا، ہم تم کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، ابھی تو تم کو اپنی امی کے گھر جانا ہوگا۔ وہ بولی، مجھے کسی کی ملازمہ رکھوا دیں، میں برتن دھو لوں گی، آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ ماں نے سمجھایا کہ لڑکی، یہ نہیں ہو سکتا، نہ جانے تمہارے پہلے شوہر کا کیا معاملہ ہے، تمہاری ماں اور اس کے رشتہ دار بھی ہمارے دشمن بن جائیں گے، یہ لوگ ہم پر اغوا کا پرچہ درج کروا دیں گے، ہم کس کس کو جواب دیں گے۔ تم فی الحال اپنا سامان اٹھاؤ اور ماں کے پاس چلی جاؤ، وہ سوتیلی صحیح تمہاری شادی میں شریک نہ ہوئی، اس کا بھائی تو شریک ہوا ہے، تم اسی ماموں کو جا کر معاملہ گوش گزار کرو، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ امی کی باتوں سے ارجمن مایوس ہو گئی۔ نصرت بھائی اپنے کمرے میں سب باتیں سن رہے تھے، وہ آ گئے تو ارجمن ان کے ہاتھ پاؤں جوڑنے لگی۔ بھائی نصرت، میں تم کو بھائی کہا ہے، تم اس بے آسرا بہن کو پناہ دے دو۔ نصرت بھائی نے کہا، بے شک تم میری بہن جیسی ہو، مگر بانو، میں تم کو قانونی مجبوریوں کے تحت میں نہیں رکھ سکتا، ہم مجبور ہیں، اب سو جاؤ، صبح دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ مگر وہ سوئی نہیں، وضو کے نفل پڑھنے لگے اور خدا سے دعائیں مانگتی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ اوپر چلے گئی۔ صبح کے وقت اس کے ساس وضو کرنے نیچے آئے کہ فجر کی نماز کا وقت تھا۔ امی نے بھی وضو کیا، نماز پڑھ لی۔ 2-4 منٹ گزرے ہوں گے کہ ایک چیخ بلند ہوئی، اتنے میں امی بھی چیخنے لگی کہ مکان کو آگ لگ گئی۔ ہم سب صحن سے اوپر دیکھنے لگے جہاں سے شعلے نظر آ رہے تھے۔ نصرت بھائی اوپر بھاگ کر گئے، عجیب منظر دیکھا، ارجمن کا جسم جل رہا تھا، شعلے اس کے چاروں طرف بھڑک رہے تھے۔ وہ چھت پر باورچی خانے کی دیوار کے پاس کھڑی تھی، پھر وہ جلتی ہوئی غسل خانے کی طرف دوڑی، اتنے میں امی جان بھی پہنچ گئیں۔ اس وقت بانو پانی کا نلکا کھول کر خود پانی پی کر گرا چکی تھی، ہمارے پہنچنے سے پہلے اس نے اپنی آگ بجھا لی تھی۔ ماں نے اس پر چادر ڈالی، اس کے کپڑے تو جل کر بھسم ہو گئے تھے۔ نصرت بھائی اور میں نے مل کر اس کو چارپائی پر ڈالا، اس وقت بھی وہ ہوش میں تھی۔ بولی، نصرت بھائی، پولیس کو بلوائیے، میں نے بیان لکھوانا ہے، میں نے اپنے آپ کو خود آگ لگائی ہے، مجھے کسی نے نہیں جلایا۔